तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निमोनिया क्या होता है। पहला क्वेश्चन निमोनिया ही है और इसके निमोनिया के कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार, नर्सिंग प्रबंध टोटल देखेंगे। तो आप सभी जीएनएम सेकेंड ईयर पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। निमोनिया आप लोग अच्छे से देखिए। निमोनिया का यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है। बहुत लोग जो है निमोनिया के मीनिंग इंग्लिश लिखने में ही गड़बड़ा जाते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से, यही निमोनिया का इंग्लिश है। ओके, चलिए देखते हैं। माय डियर, आपके सामने में यहाँ पे आंसर दिया गया है। निमोनिया एक फेफड़ा का समस्या है। ठीक है, निमोनिया एक फेफड़ा का समस्या है। फेफड़ा में जो ऊतक होता है पैरेन्काइमा, उसमें संक्रमण और पर्दा हो जाता है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना ही निमोनिया कहलाता है। तो ये तो हो गया एक लाइन के वर्ड, बट अगर हमको समझना हो अच्छे से तो समझ लीजिए। निमोनिया बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण होने वाला फेफड़ों का एक संक्रमण है। यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, समझ गए। जब निमोनिया किसी को होता है तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है, समझ गए, और फेफड़ा के अंदर मौजूद छोटी वायु कोशिकाएं, मतलब जो एल्वोली होती है, वायु कोशिका जो होता है, वायु कोष्ठक यानी एल्वोली में तरल पदार्थ भर जाता है। तरल पदार्थ भरने से सूजन आ जाता है और जिससे व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होने लगता है। तो डिटेल में मैंने आपको निमोनिया के बारे में समझा दिया कि पहला तो निमोनिया का क्या होता है कि निमोनिया के जो पैरेन्काइमा वाला जो ऊतक है ना, उसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट अगर और समझना हो तो निमोनिया बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, कवक के कारण होने वाला एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, जब निमोनिया किसी को होता है तो फेफड़ा में सूजन आ जाता है। फेफड़ा के अंदर जो एल्वोली होती है, जो वायु कोशिका होता है, वायु कोष्ठक, उसमें तरल पदार्थ का जमावड़ा हो जाता है यानी भर जाता है, जिसके कारण ही जो है फेफड़ा में सूजन आ जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होती है। अब आप लोग को एल्वोली अगर अभी तक नहीं पता हो तो पता कर लीजिएगा। जैसे यह फेफड़ा है, ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी ब्रोंकिया आया हुआ है, ब्रोंकियाज, तो इसमें ब्रांचेज के साथ में गुच्छा की तरह एक एल्वोली जो है लगा होता है। सब में जो है वायु कोष्ठक होता है, जिसमें वायु आकर स्टोर होता है। तो इसमें तरल पदार्थ जो है भर जाता है, इसके आसपास तरल पदार्थ जो है भर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में परेशानियाँ होती है और फेफड़ों में सूजन आ जाता है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश दे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके कारण में अभी ऊपर आप लोग देखे हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबके कारण होता है। तो बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया है, तो यह कॉकी वाला जो बैक्टीरिया आप लोग पढ़े हैं, कॉकी वाला, उस ग्रुप के बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक है, याद रखिएगा, डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, यह बैक्टीरिया है। यह दो बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, और निमोनियाई इसका लगा दीजिएगा। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया। वायरस में साइटोमेगला वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, पैरामेक्सिको वायरस होता है। तो यह सब जो है आपको होता है, ठीक है, वायरस के कारण। अब रही बात कवक की, तो कवक में कैंडिडा प्रजाति के एस्पिरिलगस, देख लीजिए, हिस्टेप्लेमोसिस, ठीक है, हिस्टेप्लाज्मोसिस है। उसके बाद देख लीजिए एस्परगिलस है, ठीक है, एस्परगिलस, कैंडिडा प्रजाति के एस्परगिलस और हिस्टेप्लाज्मोसिस, यह याद रखिएगा। मुख्यतः यह तीन जो है उत्पन्न करता है बैक्टीरिया, वायरस और कवक, निमोनिया उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया का डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, वायरस में एडिनो वायरस, साइटोमेगला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरामेक्सिको वायरस। कवक की बात करेगा तो कैंडिडा प्रजाति के एस्परगिलस और हिस्टेप्लाज्मोसिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीन हो गया इसका मुख्यतः। अब कुछ कुछ सहायक कारण भी हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, ठीक है, एल्कोहल ड्रिंकिंग करना, वायु प्रदूषण, गंभीर कुपोषण, गंभीर संक्रमण, भीड़ भाड़े इलाके में रहना और एड्स, ये सब भी जो है आपके कारण बन सकते हैं आपके निमोनिया होने का। और मैं अभी बता देता हूँ, निमोनिया ज़्यादातर बच्चों में प्रभावित करता है, बट यह वृद्ध और वयस्कों में भी हो सकता है, लेकिन वृद्ध में यह ज़्यादा होता है 60-65 वर्ष के बाद, ठीक है। तो ज़्यादातर निमोनिया बच्चे वाले में प्रभावित करता है। और मैं अभी ही बता देता हूँ, निमोनिया क्वेश्चन बच्चे में भी जो है आपको जो है पूछे जाएंगे। निमोनिया जो है बच्चे में भी पढ़ना है, चाइल्ड हेल्थ में, तो वहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, यहीं पर आप लोग पढ़ लीजिए। और वहाँ पे बच्चे के हिसाब से जो है आपको कुछ नहीं करना है, सब समान है, बस जो दवाई देंगे ना उसमें थोड़ा सा डोज बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चा के रिलेटेड है, और जो नर्सिंग केयर देंगे वह बच्चे से संबंधित देंगे, बस। दूसरा सब चीज़ समान होगा, कारण, लक्षण सब चीज़ समान होगा, ठीक है। तो यहाँ भी निमोनिया पढ़ना है बच्चा वाला। देखिए, बहुत चीज़ मेडिकल सर्जिकल में जो पढ़ना है ना, वह बच्चे वाला में भी पढ़ना है। तो जो यहाँ हम पढ़ा देंगे वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, और जो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ा देंगे अगर वो यहाँ भी है तो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, सीधा निकल जाएंगे छोड़कर। तो आपको फालतू में दो दो जगह पर पढ़ने से क्या फ़ायदा, एक ही जगह मजबूत कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो बीमारी बच्चा में हो सियाना में भी तो हो सकता है ना, और जो सियाना में हो बच्चों में भी हो सकता है, इसलिए दोनों में पढ़ना है। तो आपको ध्यान देना है, मैं आपको ज़्यादा जो है टाइम नहीं खींचूंगा दोनों जगह कराकर, ठीक है। कारण जान गए ना कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसके बाद धूम्रपान, शराब पीना, वायु प्रदूषण, गंभीर कुपोषण, गंभीर संक्रमण, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, एड्स, ये सब जो है कारण है, ठीक है। ऊपरी श्वसन मार्ग का संक्रमण, जैसे लैरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, ठीक है, ये सब ऊपरी मार्ग का संक्रमण है, तो उसके कारण भी जो है आपके हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है
आगे कारण है कि इम्यूनोसिप्रेसिव थेरेपी, अगर इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाने वाला थेरेपी ले रहे हैं तो यह भी कारण बनता है। एंड निर्जलीकरण अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो यह भी कारण बन जाता है। तो ये सब जो है आपके कारण होते हैं। टोटल मैंने बता दिया। अब ये 13 कारण है, इसमें से मान गए आपको 10 कारण भी याद रहता है तो अच्छी बातें हैं। ओके, चलिए लक्षण अब हम इसका देखेंगे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेफड़ा हो, श्वसन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, लक्षण तो उसमें लगभग समान ही लक्षण दिखाई देगा। चाहे आप ब्रोंकाइटिस पढ़े हैं, चाहे अस्थमा पढ़े हैं, ठीक है ना, सब में लक्षण तो एक ही जैसे होगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि हम किसका लक्षण कहाँ लिखे, कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं, सब श्वसन से ही रिलेटेड है, सब फेफड़ा से ही रिलेटेड है, फेफड़ा श्वसन से ही रिलेटेड है। तो अगर समस्या अगर कहीं एक जगह ब्रोंकाइटिस देख लिए, अस्थमा देख लिए, तो आगे कहीं भी देखें आप फेफड़ा या श्वसन से रिलेटेड समस्या, लगभग सब में कारण और लक्षण एक समान ही होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यहाँ भी खांसी होगा, फीवर होगा, भूख नहीं लगेगा, गले में खराश दर्द होगा, बलगम अधिक आएगा, सांस लेने में परेशानी होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा। जब सांस लेने में परेशानी होगा तो मांसपेशी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दर्द तो होगा ही होगा ना। कमजोरी, थकान होगा और प्लूराइटिस, चेस्ट पेन होगा, मतलब फेफड़ा के साइड में जो है आपके चेस्ट में दर्द होंगे। तो यह सब लक्षण है, आप लोग देख लीजिए, कोई खास नहीं है। पहले जो आप पढ़े हैं वो अभी भी है, खांसी, बुखार, भूख न लगना, गले में खराश दर्द, बलगम अधिक आना, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, थकान, प्लूराइटिक, चेस्ट पेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निदान की बात किया जाए। अब इसका निदान क्या क्या होगा माय डियर, डायग्नोसिस इसमें क्या क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हिस्ट्री लेना किसी भी बीमारी के लिए कॉमन निदान है। शारीरिक परीक्षण भी सब में कॉमन निदान है, यह तो लिखेंगे ही लिखेंगे सभी बीमारी में। उसके बाद चेस्ट के आसपास प्रॉब्लम है तो एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा, लंग्स का बायोप्सी किया जाएगा, ठीक है, WBC के टेस्ट किया जाएगा, ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि संक्रमण होते ही WBC कमने लगता है, ठीक है ना, ब्रोंकोस्कोपी किया जाएगा, ब्रोंकिया का स्कोपी होता है, स्पुटम परीक्षण किया जाएगा, ठीक है ना, और ABG आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है ना, आर्टेरियल ब्लड गैसेज का एनालिसिस किया जाता है। तो यह सब जो है इसका हो गया, टेस्ट कहिए या डायग्नोसिस कहिए, ये सारा के सारा जो है यहाँ पे दिया गया है। इसको आपको आराम से जो है पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको टोटल पढ़ा दिया। अब यही सब टेस्ट जो है आगे अगर आप टीबी देखिएगा, टीबी पल्मोनरी टीबी, तो वहाँ भी ये सब टेस्ट था। अस्थमा आप लोग देख चुके हैं, वहाँ भी इसी समय से टेस्ट था। तो ये सब आपके आसान होते हैं, ठीक है। चलिए अब जटिलता क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, चलिए कॉम्प्लिकेशन को बता देते हैं। कॉम्प्लिकेशन के मतलब है कि अगर इलाज ना कराया जाए या ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे यह भयंकर रूप ले लेता है, उसी को हम लोग जटिलता कहते हैं। तो फेफड़ों में तरल पानी भर जाना, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। इसका जटिलता यही होगा कि फेफड़ा में पानी यानी तरल भर जाएगा तो ये जो है आपके हो जाता है प्लूरल इफ्यूजन। फेफड़ों में मवाद का बनना, एम्पाइमा, फेफड़ों में मवाद बन जाता है जिसे एम्पाइमा हम लोग कहते हैं। फेफड़ों में घाव बनना, लंग में एब्सेस हो जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की गंभीर कमी होने लगता है, हाइपोक्सीमिया होने लगता है, ठीक है। श्वसन तंत्र का असफल होना, रेस्पिरेटरी फेल कर जाएगा। एंडोकार्डाइटिस मतलब जो हृदय का आंतरिक लेयर है उसमें समस्या आने लगेगा और लास्ट में गंभीर स्थिति में मृत्यु भी हो सकता है। तो देख सकते हैं ये सब तो फेफड़े से ही रिलेटेड है। ये ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, श्वसन असफल हो जाएगा और चूँकि हृदय और लंग्स जो है आसपास ही रहता है तो उसका संक्रमण हृदय में भी आ सकता है, यानी हृदय के आंतरिक लेयर में, एंडोकार्डाइटिस में, और मृत्यु भी इसका संभव है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इसमें उपचार क्या होगा माय डियर, तो इसके उपचार में आप लोगों को पता है कि यह ज़्यादातर संक्रमण से होगा तो इसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी जो है दिए जाते हैं, जैसे कॉजेटिव ऑर्गेन के आधार पर। मतलब कॉजेटिव ऑर्गेन का मतलब होता है कि जो कारण है, जिस कारण से, उस कारण के आधार पर, उस अंगों के आधार पर जो है एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। और पेनिसिलिन भी दिया जा सकता है, चूँकि यह एक ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है, पहली पसंद हो सकता है एंटीबायोटिक में। मैक्रोलाइड दिया जाता है और मैक्रोलाइड जो होता है वह आपके एंटीबायोटिक दवाओं का ग्रुप होता है। मैक्रोलाइड में 3-4 ग्रुप आता है, एक तो आपको एरिथ्रोमाइसिन हो जाता है, एक एजिथ्रोमाइसिन हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके 3-4 जो है एंटीबायोटिक ग्रुप का जो है हम लोग मैक्रोलाइड कहते हैं। तो यह 7 से 10 दिन तक जारी दिया जा सकता है। अन एंटीबायोटिक में एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, यह सब भी जो है दिया जा सकता है समस्या के अनुसार, ठीक है। उसके बाद अगर वायरल इन्फेक्शन है, फेफड़ा में वायरल समस्या के कारण है, मतलब वायरस के कारण है, यह सब है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। वायरल इन्फेक्शन के लिए, वायरस के इन्फेक्शन के लिए होता है एंटीवायरल, और एंटीवायरल में साइक्लोवीर होता है, ठीक है। उसके बाद रिमेनेटाइडिन होता है, एमिनेटाइडिन होता है, ठीक है ना, और गैंसिक्लोवीर होता है, गैंसिक्लोवीर, साइक्लोवीर, रिमेनेटाइडिन, एमिनेटाइडिन, ये याद रखिएगा, ठीक है। एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, ठीक है, रिमेंटाडिन और एमेंटाडिन, ये साइक्लोवीर और जेंसिक्लोवीर, ये याद रखिएगा। ये सब एंटीवायरल यानी वायरस के विरुद्ध काम करता है, ओके। अगर वायरस के कारण अगर किसी को हृदय फेफड़ा में प्रॉब्लम है तो उसको ये सब दिया जाता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी कराया जाता है सूजन वगैरह को कम करने के लिए। रोगी को ब्रोंकोडिलेटर भी दिए जा सकते हैं अगर श्वसन में प्रॉब्लम है तो।
चूँकि यह ब्रोंकिया को फैला के श्वसन को आराम दिलाता है। ठीक है, रोगी को इंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन भी किया जा सकता है, मतलब ट्रेकिया के अंदर एक पाइप डाल के जो है इंट्यूबेशन होता है वह जो है किया जाएगा। ठीक है ना। रोगी को O2 थेरेपी दी जाती है, यानी ऑक्सीजन कम होने पर ऑक्सीजन दिया जाता है, और आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एनाल्जेसिक दर्द वगैरह के लिए, और एंटीहीमेटिक्स उल्टी के लिए जो है दिया जाता है। तो यह सब जो है आपके उपचार हो गए। उपचार में नॉर्मली इसमें ज़्यादातर जो है काम करता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक तो कॉजेटिव ऑर्गेन के आधार पर दिया जाता है, उसमें पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मैक्रोलाइड जो है आपके ये भी एंटीबायोटिक दवाओं का समूह का ग्रुप होता है, जिसको 7 से 10 दिन तक दिया जाएगा। और कुछ अन्य एंटीबायोटिक एरिथ्रो, एमोक्सी, एम्पिसिलिन, जेंटा ये सभी दी जा सकती है। रही बात एंटीवायरल के लिए तो एसाइक्लोविर, एमेंटाडिन और गैंसिक्लोविर, यह हो गया एंटीवायरल जो वायरस के विरुद्ध काम करेगा। अब नेक्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। रोगी को ब्रोंकोडिलेटर, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाएगा, O2 थेरेपी भी दी जाती है, और आवश्यकता अनुसार बुखार का, दर्द का और उल्टी के लिए भी दवाइयाँ दे सकते हैं। ठीक है, चूँकि लक्षण में देखे हैं कि बुखार होगा, उल्टी होगा, ठीक है ना, दर्द होगा, तो यह सब के लिए दवाइयाँ आवश्यकता अनुसार है। अब रही बात नर्सिंग प्रबंध का, तो माय डियर अभी ऊपर आप लोग देखे हैं लक्षण में जो जो चीज़ होता है उसका ही हम प्रबंध कर देंगे तो हमारा नर्सिंग प्रबंध जो है हो जाएगा। तो यह नर्सिंग प्रबंध जो है आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आप मेन 4 से 5 समस्या को ढूंढिए और उसका प्रबंध बता दीजिए। अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो 10 से 15 लाइन लक्षण और कारण पर आधारित आप नर्सिंग प्रबंध लिख दीजिए, वही आपका जो है हो जाएगा। तो बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। मैं जो है श्वसन से संबंधित जो नर्सिंग प्रबंध होगा, श्वसन वाले बीमारियों के लिए मैं उसका एक वीडियो दे दूंगा। आप लोग टोटल बीमारी में वही नर्सिंग प्रबंध लिख दीजिएगा। देख सकते हैं सब में वही है, ऊपर भी आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है ना, तो ये सब जो है आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी सब दिया गया है, बाकी जिनको प्रॉब्लम हो PDF में दिया है नर्सिंग प्रबंध, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बार बार बताने से, टाइम लैप्स करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम आते हैं इधर, एक क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। COPD इनके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता बताना है। COPD माय डियर, COPD जो होता है यह एक बीमारियों, श्वसन से संबंधित बीमारियों का एक ग्रुप है, समूह है। ठीक है, जिसमें लगभग 2 मुख्यतः और 4 ऐसे कहे जाए तो पाया जाता है बीमारी। ठीक है, COPD को हम लोग फुल फॉर्म में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी फेफड़े के अवरुद्ध होने वाला यह एक रोग होता है जो क्रॉनिक टाइप का होता है, मतलब लंबे समय इसका बीमारी होता है, इसीलिए इसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। ओके, अब चलिए इसके आंसर को अच्छे से जान लेते हैं हम लोग। यह एक श्वसन से संबंधित बीमारियों का एक समूह है। मैंने पहले ही बताया कि यह एक बीमारियों का समूह होता है COPD। अगर किसी को COPD होता है तो उसको कोई एक जो है श्वसन का समस्या नहीं होगा, उसमें अस्थमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है और एम्फाइसमा भी हो सकता है। समझ गए? तो याद रखिएगा, COPD जो है यह एक श्वसन से संबंधित बीमारियों का समूह है। यह बीमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधित करना, अवरुद्ध करना। तो यह श्वसन के प्रक्रिया को, ठीक है, बाधित करता है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है, यानी प्रोग्रेसिव डिजीज है, और यह एक क्रॉनिक टाइप का होता है, मतलब यह एक जीर्ण बीमारी है, जीर्ण रोग है। ठीक है, तो COPD समझ गए कि यह एक श्वसन से संबंधित बीमारियों का समूह है जो जीर्ण के रूप में होता है, क्रॉनिक रूप में होता है, और यह बीमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है, और यह एक प्रगतिशील बीमारी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो समूह है बीमारी का, वह बीमारी कौन कौन सी है? तो मुख्यतः इसमें 4 बीमारी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 बीमारी इसमें सबसे प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। इंग्लिश भी यहाँ पे ऊपर दे दिए गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्थमा यहाँ पे देख लीजिए, अस्थमा होता है बीमारी, एम्फाइसमा, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस, यह 4 बीमारी नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें से यह ब्रोंकाइटिस और यह एम्फाइसमा, यह 2 ही प्रमुख जो है होता है COPD का। ठीक है, कहने के लिए हम इसमें 4 कह सकते हैं, 4 थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन 2 प्रमुखता होता है। ठीक है, 2 प्रमुखता में एम्फाइसमा और ब्रोंकाइटिस। ओके, और बात किया जाए ये 2 के बाद एक अस्थमा भी होता है और एक ब्रोंकिएक्टेसिस भी होता है। तो यह 4 बीमारी आप लोग लिख दीजिएगा कि यही 4 बीमारी, और ये चारों बीमारी श्वसन का ही है। ठीक है, अस्थमा भी श्वसन के था, श्वसन से संबंधित ही था। एम्फाइसमा भी आगे देखिएगा श्वसन से ही संबंधित है। ब्रोंकाइटिस देख चुके हैं, यह भी श्वसन से ही संबंधित था। ठीक है, और ब्रोंकिएक्टेसिस भी, यह भी श्वसन का ही बीमारी है। तो ब्रोंकिया, अस्थमा, पल्मोनरी, ये सब शब्द श्वसन के लिए ही होता है और उसका ही समस्या होता है। ओके, चलिए चारों बीमारी का नाम याद रखिएगा, अस्थमा, एम्फाइसमा, और मैं बता देता हूँ। एम्फाइसमा का मतलब होता है कि पल्मोनरी का जो वायु कोष होता है ना, वायु कोष एल्वोली, उसमें हवा का भर जाना। ठीक है, अगर तरल भर जाएगा तो इफ्यूजन हो जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। अगर जो मेरा क्या बोलते हैं उसको,
जो प्लूरल कैविटी होता है, जहाँ पे फेफड़ा रहता है, उस फेफड़ा में के कैविटी में अगर तरल भर जाएगा तो वह जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर फेफड़ा में अगर वायु भर जाएगा तो वह एम्फाइस्मा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी अस्थमा आप लोग समझते हैं, ब्रोंकाइटिस समझते ही हैं, यह ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, यह भी आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब चारों बीमारी के नाम याद रखिएगा, बहुत आसान है। अब हम इसके कारण को ढूंढेंगे कि किन किन कारणों से जो है यह चीज़ें हो सकता है। तो माय डियर, आपको अस्थमा पढ़ा चुके हैं, ब्रोंकाइटिस पढ़ा चुके हैं, तो आप सोचिए अस्थमा और ब्रोंकाइटिस किन किन कारणों से होता है, वही कारण यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यह उसी सब बीमारी का समूह है, तो वही सब कारण यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने में, नहीं अगर विश्वास हो रहा है तो देख लीजिए क्या क्या कारण होता है। धूम्रपान, क्या हम लोग अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में नहीं पढ़े हैं कि धूम्रपान भी कारण होता है? तंबाकू का सेवन करना नहीं पढ़े हैं? एलर्जिक रिएक्शन अस्थमा में पढ़े हैं ना? व्यावसायिक बीमारी, ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसे रुई धुनने वाला फैक्ट्री में, पत्थर फैक्ट्री में, कोयला फैक्ट्री में इस समय काम करता है तो ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है। दीर्घकालीन श्वसनीय संक्रमण, क्रोनिक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जेनेटिक कारण, तो यह सब कारण है। ये सब कारण आपको हर एक जो है बीमारी श्वसन वाले में संभव है, लिख दीजिएगा तो सही ही होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, एलर्जी होना, व्यावसायिक बीमारी, दीर्घकालीन श्वसन का समस्या, वायु प्रदूषण होना, जेनेटिक्स कारण, यह सब जो है आपके COPD का कारण बनता है या अन्य श्वसन वाले बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है, तो जिनको अगर अब लक्षण क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यह एक क्रॉनिक श्वसन का यह एक क्रॉनिक बीमारी है। इसमें एक बीमारियों का लक्षण होता नहीं है, इसमें अलग अलग श्वसन के बीमारी का लक्षण है। तो यह क्रॉनिक बीमारी है। ऊपर ही बता चुके हैं कि ये दीर्घकालीन बीमारी है श्वसन का। तो यह दीर्घकालीन खांसी भी रहेगा। जब श्वसन में होता है, जब श्वसन में तकलीफ होगा तो खांसी होता ही है, तो दीर्घकालीन क्रोनिक कफ भी होगा, सांस लेने में परेशानी भी होगा। अब चूंकि यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि अस्थमा वाले को श्वसन में प्रॉब्लम होता है, और जैसे ही श्वसन में प्रॉब्लम होगा, श्वसन में आप जोर लगाएंगे, जल्दी जल्दी श्वसन लेंगे, तो हो सकता है उसके कफ में जो है आपको बलगम में जो है ब्लड आने लगे। इसे हम लोग हेमोप्टाइसिस कहते हैं। देखिए, अगर पी लगा है तो यह हो जाएगा स्पुटम में रक्त आना, यानी कफ में ब्लड आना, थूक में ब्लड आना। लेकिन अगर रक्त का उल्टी होगा या उल्टी में रक्त आएगा तो उसे हेमेटोमेसिस कहते हैं। ठीक है, हेमेटोमेसिस कहते हैं। ओके, श्वसन दर धीमी हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, श्वसन धीरे हो जाता है श्वसन बीमारी वाला को। शरीर का नीलापन, यानी जैसे ही श्वसन नहीं लेगा, श्वसन में कष्ट होगा तो शरीर तो नीलापन होगा ही होगा। बैरल शेप चेस्ट, जो चेस्ट है उसका शेप बैरल समान हो जाएगा। बेचैनी और थकान रहने लगेगा, वजन में कमी आएगा, भूख नहीं लगेगा। ठीक है, थकान महसूस करेगा, बेचैनी होगा। तो यह सब माय डियर लक्षण होता है श्वसन से संबंधित बीमारी का। एक बार और देखिए, क्रॉनिक कफ रहेगा, लंबे समय से कफ होने का, सांस लेने में परेशानी, स्पुटम यानी बलगम में रक्त आएगा, श्वसन जो है दर वह धीमा हो जाएगा सामान्य से। शरीर, अब जैसे ही श्वसन धीमा हो जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन कमेगा, यानी शरीर नीलापन यानी साइनोसिस होगा। चेस्ट जो है बैरल शेप में हो सकता है, बेचैनी और थकान रह सकता है, और वजन कमने लगेगा, फीवर हो सकता है, सर चक्कर आ सकता है, कमजोरी हो सकता है, रक्त में कमी आ सकता है। तो यह सब जो है आपके जो है लक्षण होते हैं। ठीक है, मैंने लक्षण बता दिया। अब इसमें टेस्ट कौन कौन सा, निदान कौन कौन सा डायग्नोसिस होगा आपके सामने में। निदान है हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री मतलब इतिहास लेना, किसी भी बीमारी में हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, यह 3 ऐसा है जांच है जो लिख दीजिएगा किसी भी बीमारी में तो सही ही होगा। ठीक है, बाकी चेस्ट एक्सरे, चूंकि यह श्वसन वाला प्रॉब्लम है तो श्वसन हमारा फेफड़ा चेस्ट के आसपास ही है तो चेस्ट का एक्सरे होगा। ठीक है, उसके बाद है PFT कैसा काम कर रहा है। ठीक है ना, PFT मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मतलब फेफड़ा कैसा काम कर रहा है उसके फंक्शन को टेस्ट किया जाएगा। ABG का एनालिसिस होता है, मीन्स आर्टेरियल ब्लड गैस। अब आप लोग एक चीज़ नोट किए होइएगा कि जितना भी, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो अभी आप पढ़ रहे हैं ऊपर में निमोनिया, इस समय आप देखे होइएगा कि ABG सब में है, सब निदान में ABG है। तो इसका मतलब होता है कि आर्टेरियल ब्लड गैस यह श्वसन वाले बीमारी में टेस्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब CT होता है, CT स्कैन जिसको हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी उसका फुल फॉर्म होता है। तो यह सब जो है निदान है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर COPD पूछेगा तो आपको यहाँ पे ये सब पूछेगा ही पूछेगा। ओके, चलिए अब माय डियर जटिलता पूछ रहा है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है कि अगर कोई बीमारी है उसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए, देखभाल ना किया जाए तो वह बीमारी जो है जटिल रूप ले लेता है, मतलब भयंकर रूप ले लेता है, वही जटिल हो जाता है। तो अगर COPD का अगर देख रेख नहीं किया जाएगा तो किसी व्यक्ति में क्या क्या जटिलता होगा। तो रिस्पायरेटरी इनसफिशियंस मतलब जो श्वसन है वह जो है क्षमता उसमें कम जाएगा, श्वसनीय क्षमता कम जाएगा। ठीक है, रेस्पायरेटरी फेलुअर, श्वसन जो है फेल कर जाएगा। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब जो आपका फेफड़ा है उसमें जो दबाव है वह तनाव बढ़ जाएगा। तो यह सब जो है आपको प्रॉब्लम है और मृत्यु भी इसका जो है जटिलता हो जाता है। तो आप इस सब चीज़ को लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया।
और सारे जटिलता लिख सकते हैं आप लोग इसमें कि चूँकि जब अस्थमा का जटिलता और सारा हो सकता है, निमोनिया का जटिलता और सारा हो सकता है, तो COPD तो ये 2-3 समूह बीमारियों का समूह है, तो यहाँ पर तो और जटिलता होगा। तो यहाँ पे 3 जटिलता दे दिए हैं, रिस्पायरेटरी इनसुफिशियंस, रिस्पायरेटरी फेलुअर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब इसके बाद और लिख दीजिएगा, डेथ भी इसमें चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये सब जो है चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो है आप लोग लिखिएगा, और मैं यहाँ पे आपको बता दिया, दोनों प्रश्न अच्छे से करा दिया। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD पढ़े हैं, और एक पढ़े हम लोग न्यूमोनिया, ठीक है, निमोनिया पढ़े हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैंने आपको अच्छे से जितना हो सका बता दिया। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले के लिए जो है कितना भी कर लीजिए, नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों वाले अपना मेहनत कर लीजिएगा दोनों के लिए। पेप्टिक अल्सर क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल उपचार और सर्जिकल उपचार लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। पेप्टिक अल्सर आपको बार बार पूछा जा सकता है 10 नंबर में, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं। पेप्टिक अल्सर, कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, तो आपके सामने है कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। माय डियर, आप लोग को मैं सीधा समझा दूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए, पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, आपके छोटी आंत के जो ऊपर वाला भाग होता है ना, जिसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडेनम, वहाँ से लेकर, यानी छोटी आंत के आगे के भाग, अग्रांत मतलब छोटी आंत के आगे के भाग, मतलब सबसे ऊपरी भाग, ड्यूडेनम से लेकर ऊपर आहार नाल के निचले भाग तक, इस बीच में जो भी चीज़ें हैं उसमें जो है क्या होता है, घाव हो जाता है, छाला पड़ जाता है, और इसी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि ऊपर हमारा आहार नाल के एसोफेगस के नीचे, ठीक है, एसोफेगस है यहाँ पे, यह निचला इसका परत हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है पेट कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या है, पेट कनेक्ट है, ठीक है, पेट कनेक्ट है। अब अमाशय कनेक्ट है, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, और यहाँ पे एक पाइलोरस वाल्व है, और इसके बाद जो है यहाँ पे छोटी आंत शुरू है, ठीक है, यहाँ पे छोटी आंत जो है इधर शुरू है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाशय, ये हो गया हमारा इंटेस्टाइन छोटी, और ये हो गया हमारा ईसोफेगस, ठीक है। मैंने क्या बताया कि छोटी आंत के आगे के भाग, मतलब जो अमाशय से कनेक्ट वाला भाग है, जिसे ड्यूडेनम ग्रहणी कहते हैं, जो हमारा ये आगे का भाग होता है, तो ये छोटी आंत के ऊपर वाला आगे के भाग से लेकर यह पेट सहित एसोफेगस के निचली भाग तक, इसमें कहीं भी छाला होता है ना, तो वह पेप्टिक अल्सर के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अगर पेट में अगर छाला होता है, ठीक है, पेट के आसपास, पेट के एरिया में, अमाशय के अंदरूनी परत में कहीं पे छाला होता है, तो उसे गैस्ट्रिक पे जो है अल्सर जानते हैं। और ड्यूडेनम मतलब अगर छोटी आंत के ड्यूडेनल में होता है अल्सर, तो उसे ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार के होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी को लिखा गया है कि पेप्टिक अल्सर रोग, जिसे हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज PUD भी कहते हैं, तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पेट की परत, यानी पेट का जो अंदरूनी परत है उसमें, ठीक है, साथ में पेट के अंदरूनी परत, यानी जिसे हम लोग गैस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। छोटी आंत, जिसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, छोटी आंत के ड्यूडेनम यानी छोटी आंत के शुरुआत में, भोजन नली, ग्रास नली के निचले हिस्से में, ठीक है ना, एक या अधिक घाव या अल्सर विकसित हो जाते हैं, और इसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को। पेप्टिक अल्सर मतलब छाला पड़ जाना, घाव हो जाना, ठीक है। और यह कहाँ होता है, छोटी आंत के ऊपरी भाग से लेकर जो हमारा ग्रास नली है, आहार नली, उसके निचले हिस्से तक यह कहीं भी हो सकता है, चाहे पेट में होगा, चाहे ड्यूडेनम यानी छोटी आंत के प्रथम भाग में हो सकता है, या फिर आपके आहार नाल के नीचे वाले हिस्से में हो सकता है। तो इन सभी हिस्सों में हो जाता है, तो उसे हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब यह जो होता है अल्सर मतलब छाला हो जाता है, छाला युक्त घाव हो जाता है, ठीक है, पेट में। ग्रसनी, अमाशय एवं अग्रांत, आपको पता होगा, ग्रसनी मतलब ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम, समझ रहे चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी वही जो हमारा भोजन का नली है, ग्रसनी एसोफेगस, उसके निचले भाग में अमाशय यानी पेट, और अग्रांत मतलब आंत के आगे वाला भाग के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होता है, जो हमारे पेट के से लेकर अमाशय तक एक अंदरूनी परत बनाता है, इसी म्यूकस मेम्बर झिल्ली में जो है घाव होता है, यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है, और घाव बनना ही पेप्टिक अल्सर कहलाता है। यह घाव आहार नाली के म्यूस्कुलोरोसिस म्यूकोसा तक गहरे हो सकते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर व ड्यूडेनल अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर जो आपके पेट के अंदरूनी परत में अगर दिखता है अल्सर, तो वह गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा। अगर छोटी आंत के आगे वाला भाग ड्यूडेनम में अगर अल्सर दिखाई दे रहा है, छल्ला दिखाई दे रहा है, तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। समझ गए।
तो यही जो है हमारा अल्सर है। अल्सर के दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिया, समझ गए चीज़ों को। सीधा समझिए कि एसो आहार नाल के निचले हिस्से से लेकर जहाँ पे हमारा अमाशय पेट कनेक्ट रहता है आहार नाल से, तो आहार नाल के निचले हिस्से से लेकर पेट सहित जो है छोटी आंत के आगे वाला भाग यानी ड्यूडेनम वाला भाग तक जो भी उसके अंदरूनी परत में अल्सर होता है, छल्ला होता है, घाव पड़ जाता है, उसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में दो प्रकार, एक गैस्ट्रिक अल्सर जो आहार नाल के निचले भाग से लेकर जो पेट तक अगर होगा छल्ला तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और अगर छल्ला जो है, घाव जो है छोटी आंत के आगे वाला भाग ड्यूडेनम में होगा तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। दोनों समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, आप लोग इंग्लिश इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं कि पेट में छल्ला पड़ जाए, फिर आपके अमाशय में छल्ला पड़ जाए, छोटी आंत में छल्ला हो जाए, या आहार नाल के निचले हिस्से में छल्ला पड़ जाए, घाव हो जाए। यह कारण क्या हो सकता है? तो माय डियर, आपको समझना चाहिए कि कुछ कारण जो है आपको संक्रमण हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कारण होंगे जहाँ पे संक्रमण भी इसका कारण होगा, जिसमें कुछ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, यह बैक्टीरिया देखते होइएगा, डॉक्टर जो है आपको एच पाइलोरी का जांच करवाते हैं। ठीक है, वह एच पाइलोरी का जांच ही इसीलिए करवाते हैं ताकि इस बैक्टीरिया का पता चले कि अगर संक्रमण के कारण यह छल्ला होगा तो उसे जो है पता किया जाएगा और दवाई दिया जाएगा। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया कारण बनता है संक्रमण उत्पन्न करने का। हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, अब जो HCl जो होता है अम्ल, इसका अगर अत्यधिक, इसका काम क्या है आपको पता है कि यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, मारता है। ठीक है, यह हमारे पेट भोजन को क्या करता है, जो है अम्लीयता प्रदान करता है। ठीक है ना, लेकिन अगर यह अम्ल जो है ज़्यादा बनने लगता है तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अफरा गैस बनने लगता है, और इस कंडीशन में अगर HCl, चूँकि हम लोग जानते हैं बहुत जो है खतरनाक यह जो अम्ल होता है, बहुत हार्ड, बहुत पावरफुल यह अम्ल होता है जो हमारे पेट में सिक्रेशन होता है, और यह सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? अमाशय के लेयर द्वारा ही होता है, यानी अमाशय के भित्ति के द्वारा, वाल्व के द्वारा ही इसका सिक्रेशन किया जाता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है ना, तो सिक्रेशन होता है तो अमाशय को जो दीवार है उसको ही यह क्षति पहुंचाने लगता है, और उसमें जो है छल्ला उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो यही होता है, समझ गए। जैसे आप नॉर्मल जानिए, आपके मुंह में छल्ला पड़ जाता है जब आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं। ठीक है, तो आप एक साइड, किसी साइड आप दबाए रखते हैं, और उसको आप जब फेंकते हैं लास्ट में, तो देखिएगा कि वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कोई सब्जी उब्जी तीखा सामान खाइए तो वहाँ पे बहुत लगेगा। जहाँ पे आप पान रखे थे, गुटखा रखे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह आपको जो उसमें केमिकल था, जो उसमें पदार्थ था गुटखा में, पान में, ये सब में मिला हुआ, वह वहाँ पर क्या करता है, आपको म्यूकोसा को, लेयर को, मुँह के जो झिल्ली है अंदर का, उस लेयर को जो है क्षतिग्रस्त कर देता है। अगर वह आप लंबे समय तक रखेंगे तो वही जो है छल्ला जो है हो जाता है। ठीक है, वह उसको क्षतिग्रस्त कर देता है लेयर को, और उसमें छल्ला पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे पेट में अगर बहुत ज़्यादा HCl का सिक्रेशन होने लगता है, तो चूँकि यह बहुत पावरफुल होता है, और पावरफुल होने के साथ यह क्या करता है कि अमाशय के भित्ति को, अमाशय के दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है, छल्ला जो है वहाँ पर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, लंबा उपवास, अगर बहुत ज़्यादा आप लंबे समय तक फास्टिंग रखते हैं तो यह भी जो है कारण आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक कोशिश कीजिए कि फास्टिंग ना रहा जाए। ठीक है, स्मोकिंग, वही चीज़ें मैंने बताया, अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग, तो यह भी कारण होता है। तंबाकू आप च्युइंग कर रहे हैं, टबैको च्युइंग कर रहे हैं, तो यह भी कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि आपके जो पेट में जो भी ऑर्गेन है उसमें इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, जैसे लीवर हो गया, उसके बाद आपका हो गया पेंक्रियाज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रीनल ग्लैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद स्प्लीन हो गया। बहुत सारे ऑर्गेन हमारे अमाशय के एब्डोमिनल रीजन में है, तो उसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है, उसी को हम लोग गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब इसमें हो सकता है क्रोन डिजीज, पेंक्रेटाइटिस डिजीज, यह सब जो है इन्फ्लामेशन जो है आपको क्या करता है कि अल्सर उत्पन्न करता है। उसके बाद कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जैसे नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा कोई एस्टेरॉयड दवा लेता है तो उसका प्रभाव ये भी पड़ता है कि यह आपको जो है क्या करता है, म्यूकोसा को क्षतिग्रस्त करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के, किसके म्यूकस मेम्ब्रेन के? पेट का, एसोफेगस के निचले भाग को, और छोटी आंत के प्रथम भाग को। तो यह NSAID दवाइयाँ आप अत्यधिक जो है न ले, यानी एस्टेरॉयडल जो दवाइयाँ होता है वह दवाइयाँ का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए।
इमोशनल स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से आप स्ट्रेस में है तो यह भी जो है कारण आपके बनते हैं। तो कुछ कारण नहीं है, बस जो मैंने बताया, तंबाकू सेवन करना, एल्कोहल भी हो सकता है, धूम्रपान, स्मोकिंग, ठीक है। एनसाइड दवाइयाँ का बहुत, देखिए एनसाइड जो है ना, एनसाइड एक दवाई है, ठीक है। एनसाइड यह दवाइयों का एक समूह है, ठीक है। अगर इस समूह के दवाई का बहुत ज़्यादा आप उपयोग करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है ना, अगर ड्रग्स, ठीक है, अगर ये दवाइयाँ का बहुत ज़्यादा आप उपयोग करते हैं तो आपके अंदर जो है क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम जैसे पैंक्राइटिस, ठीक है, पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन, क्रॉन डिजीज हो सकता है। आगे चलिए, तंबाकू चबाना, शराब पीना, ठीक है, एल्कोहल ड्रिंकिंग, धूम्रपान, लंबे उपवास, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी HCl का अधिक निर्माण, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये सब कुछ कारण है जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब है हमारा सिम्टम्स। अब जानिए कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा, ठीक है ना। मीन्स किसी को अगर पेप्टिक अल्सर होता है, पेट में छाले हो जाते हैं, या पेट के अंदरूनी परत में कोई छाला पड़ जाता है, या फिर इसोफेगस के लास्ट वाले भाग में यानी आहार नाल के निचले हिस्से में जहाँ पे अमाशय पेट कनेक्ट है वहाँ पे जो है कोई छल्ला हो जाता है, या फिर छोटी आंत के प्रथम भाग में कोई छल्ला हो जाता है, तो इसमें क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक समझिए, ऐसा नहीं है कि आहार नाल के निचले हिस्से में भी हो जाएगा, छोटी आंत में भी, छोटी आंत के आगे वाले भाग में भी हो जाएगा, और इधर जो है पेट में भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ जो है उत्पन्न होगा, बिल्कुल नहीं। मान के पेट में भी हो सकता है, सिर्फ छोटी आंत के जो हमारा आहार नाल है तो आहार नाल के निचले भाग में भी सिर्फ हो सकता है, छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम में भी सिर्फ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मान गए सब में एक साथ ही होगा, इसमें भी सिर्फ हो जाएगा, या हो सकता है सिर्फ इसी में हो, या हो सकता है इस दोनों में हो, इसमें ना हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस वाले एरिया में कहीं भी अगर हो जाए तो उसे हम लोग पेप्टिक अल्सर के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण इसका लक्षण होता है कि आपको पेट में दर्द होता है, ठीक है, पेट में दर्द होता है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण में। और सारे लक्षण है पेट में जलन, हार्ट बर्न होना, ठीक है, सीने के आसपास से लेकर पेट में जलन पड़ेगा आपको, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब ऊपरी भाग में क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे ऊपरी भाग में ही जो है एसोफेगस जो है अमाशय से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ऊपरी भाग यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होगा, जो एब्डोमिनल क्षेत्र का एक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पता होना चाहिए। उल्टी होना, जी मचलना, वोमिटिंग होगा, नौसिया होगा। अब जाहिर सी बातें हैं, पेट में, आंत में या आहार नाल के भाग में घाव है तो जाहिर सी बातें हैं, भोजन उल्टी के मन होगा ही होगा, जी मचलेगा ही मचलेगा, पेट में जलन होगा ही होगा, पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होगा ही होगा। तो ये सब आपके बीमारी से ही पहचान लेते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आगे है भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया। सही जाहिर सी बातें हैं, हमारे पेट में या आपके या किसी के पेट में, आंत में या आहार नाल में अगर कोई घाव हो जाएगा, छल्ला पड़ जाएगा तो भूख लगेगा, खाने का मन करेगा, नहीं करेगा, तो भूख नहीं लगेगा। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, जल का कमी हो जाएगा, ठीक है, वजन कम होने लगेगा। जब भूख नहीं लगेगा, भोजन नहीं करेंगे तो वजन कम होगा ही होगा। खून की उल्टी हो सकता है, हेमेटमेसिस, यानी जो आप उल्टी करेंगे हो सकता है उसमें अल्सर, छाले से जो है, घाव से जो है ब्लड भी आए उल्टी में, तो खून की उल्टी जिसे हम लोग हेमेटमेसिस कहते हैं, ठीक है। मल में रक्त आना, मेलिना, मल में रक्त आना का मतलब है कि जैसे आंत में भी छल्ला है, पेट में भी छल्ला हो सकता है, आहार नाल में भी छल्ला है, तो जब हम भोजन करेंगे तो क्या होगा कि भोजन के थ्रू जो है हमारा क्या होगा, पाचन में आगे की तरफ बड़ी आंत में मल के साथ में जो है क्या होगा कि रक्त भी जाएगा, और जब हम मल का त्याग करेंगे तो उसमें रक्त आ सकता है। तो ये सारे चीज़ें जो है आपके हो सकते हैं लक्षण में, कोई भारी लक्षण नहीं है। जी में चलना, उल्टी होना, हार्ट बर्न, जलन होना, ठीक है, पेट में जलन, सीने में जलन होना, सीने के निचले भाग में दर्द यानी पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होना, ठीक है, खून के उल्टी होना, वजन कम होना, निर्जलीकरण होना, भूख न लगना, ठीक है, मल में रक्त आना, खून की उल्टी होना। तो ये सब आप नॉर्मली देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मली होगा ही होगा अगर ये छाले उले पड़ते हैं तो, समझ गए। आगे निदान, डायग्नोसिस इसमें क्या होगा माय डियर, डायग्नोसिस इसमें जो होगा वह क्या होगा, तो चलिए हम बताते हैं। डायग्नोसिस में जो होगा वो हमारा हिस्ट्री कलेक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन होगा। इतिहास लेंगे, सबसे पहले पेशेंट का इतिहास लिया जाता है। कोई भी डायग्नोसिस में पेशेंट का पहले हिस्ट्री कलेक्ट ही किया जाता है कि पेशेंट में यह समस्या कब से है, कितने दिन से है, ठीक है, क्यों है, कोई संक्रमण वगैरह तो नहीं हुआ है, तो इसका हिस्ट्री लिया जाता है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, बॉडी शरीर का टेस्ट किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद पेशेंट का एक्सरे किया जाता है, तो बेरियम के साथ में एक्सरे किया जाता है। यह पहले बेरियम देखकर जो है पेशेंट को तब एक्सरे किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत क्लीन फ्रेश आता है। गैस्ट्रोस्कोपी किया जाता है, यानी आमाशय का परीक्षण जो है किया जाता है, ठीक है, गैस्ट्रोस्कोपी से। उसके बाद है ब्लड एवं सीरम की जाँच किया जाता है, ब्लड की जाँच किया जाता है। ब्लड में ये देखा जाता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया तो नहीं है, यानी ये जो है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया तो नहीं है, तो इसका जाँच किया जाता है एच पाइलोरी का। यह संक्रमण होता है, अगर ब्लड का जाँच करेगा और एच पाइलोरी पॉजिटिव होगा तो बता देगा, ठीक है, तो ये समझ जाएगा कि संक्रमण के कारण ये चीज़ें हो रहा है। WBC की संख्या बढ़ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि संक्रमण बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो WBC की संख्या या तो बहुत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो इस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए, इसोफेगोड्यूडेनोस्कोपी किया जाएगा। इसोफेगोड्यूडेनोस्कोपी का मतलब है कि इसोफेगस आहार नाल और ड्यूडेनम छोटी आंत के प्रथम भाग को एस्कोपी किया जाएगा, यानी परीक्षण किया जाएगा कैमरा की सहायता से, यानी एस्कोपी किया जाएगा। एंडोस्कोपी होता है ना, उसी प्रकार से इसे एसोफेगोड्यूडेनोस्कोपी किया जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, मल का जांच किया जाएगा, स्टूल का एग्जामिनेशन भी किया जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा और इसमें ब्लड आ रहा है मल में, तो अगर बैक्टीरिया के कारण यह समस्या हो रहा होगा, छाले के कारण, तो पता चल जाएगा ना, तो स्टूल का एग्जामिनेशन भी किया जाता है, मल परीक्षण, ठीक है। तो ये सब निदान है। निदान में क्या क्या करेंगे आपके सामने मैंने बता दिया। ब्लड जांच में एच पाइलोरी, WBC की संख्या, उसके बाद एसोफेगोड्यूडेनोस्कोपी किया जाएगा, गैस्ट्रोस्कोपी, बेरियम का एक्सरे, शारीरिक परीक्षण, इतिवृत्ति लेना, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी होगा, मल की जांच, स्टूल एग्जामिनेशन भी होगा, और एक और जांच लिख लीजिए, नॉर्मल है वो USG है, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ओके। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, समझिए कि अगर मान गए आप इलाज नहीं करवाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसे ही जो है हमारे ब्लड आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे जो है ऊपरी हिस्सों में दर्द कर रहा है गैस के कारण, तो अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, दवाई खाते जा रहे हैं और वह दवाई कुछ कर नहीं रहा है, तो आपको क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और ज़्यादा समस्या हो सकता है। क्या समस्या होगा, मानिए पहले छाला जो है पेट में या छोटी आंत के ऊपरी हिस्सों में हल्का सा था, ठीक है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर दिए, नहीं इलाज करवाएं, तो वह छाला बढ़ते 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 बहुत दूर में हो जाएगा। तो जब दूर बड़ा हो जाएगा, तो जानते हैं आप लोग, जब घाव छोटा होता है और जब घाव बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा छोटी घाव से हल्का हल्का निकलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज कर दिए तो ये बड़ा घाव बन जाएगा, तो यह ब्लड जो है ज़्यादा जो है यहाँ से निकलने लगेगा। तो यही कहता है तीव्र रक्तस्राव, यानी सीवियर हेमरेज हो जाएगा अगर कॉम्प्लिकेशन में जाइएगा तो, ठीक है। सीवियर पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा, यानी आपके प्रॉब्लम जो है, इस छाले से प्रॉब्लम आपके पैंक्रियाज में भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पैंक्राइटिस हो जाएगा ज़्यादा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा पेरिटोनियम में, ठीक है, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन, पेरोनाइटिस होता है। सीवियर माल न्यूट्रिशन, गंभीर कुपोषण भी हो सकता है, क्योंकि आप तो खाना पीना छोड़ दिए हैं, उल्टी हो रहा है, ब्लड कम रहा है, तो ऐसे में गंभीर कुपोषण भी हो जाएगा। पाइलोरिक भाग में अवरोध होना, अब जो आंत का हमारा और पेट से जो जुड़ा हुआ भाग है, जिसे हम लोग पाइलोरी कहते हैं, पेट का आखिरी भाग और छोटी आंत के प्रथम भाग में जो कनेक्टिविटी होता है उसे पाइलोरी कहते हैं। तो यह पाइलोरी भाग में जो है क्या हो जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आमाशय का भोजन इधर आंत में नहीं आ पाएगा। तो यह सब जो है जटिलता हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या जटिलता होगा आपके सामने में है। एक तो होगा कि बहुत ज़्यादा हेमरेज होने लगेगा, ब्लड रक्तस्राव होगा, तीव्र जो है अग्नाशय का प्रदाह हो जाएगा, मतलब सीवियर पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, पेरिनोटाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ठीक है, सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, और पाइलोरिक भाग में ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरुद्ध होगा। तो यह सब जटिलता होगा कब, जब आप ध्यान नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बीमारी पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ ही जाता है, उसका कमता थोड़ी ना है, यही चीज़ें हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका इलाज, अब हम लोग इसका प्रबंध में चलेंगे। तो माय डियर अभी बता देता हूँ, इसके प्रबंध में जैसे ही आएगा तो प्रबंध में पहला चिकित्सीय प्रबंध होगा, इसके उपचार में पहला प्रबंध चिकित्सा प्रबंध होगा जिसमें दवाई वगैरह देंगे। दूसरा प्रबंध होगा वह सर्जिकल प्रबंध होगा, ठीक है। और तीसरा प्रबंध तो आप लोग जानते ही हैं, किसी भी बीमारी के लिए नर्सिंग प्रबंध होता ही होता है। तो इसमें सर्जरी है, संभव है तो सर्जरी के लिए हिसाब से हम नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल जो है लिखते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें सर्जरी संभव है, इसलिए सर्जरी के हिसाब से जो है हम लोग लिखते चलेंगे नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से लिखना है, क्योंकि मैं आपको टोटल चीज़ बता ही दिया। तो इसी टोटल चीज़ के आधार पर तो जो है आपको क्या लिखना है, नर्सिंग प्रबंध लिखना है। तो इतना ज़्यादा बताने से आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके उपचार में देख लीजिए, पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में होता क्या है,
कि मान गए अगर आपको जैसे ऊपर में देखे हैं कि एच हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण यह होता है संक्रमण से। तो चूंकि अगर यह सब छाला अगर ये संक्रमण से हुआ है तो उसके लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग दिया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवाणुरोधी दवाई दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एमॉक्सिसिलिन, इसे हम लोग एंटीबायोटिक भी कहते हैं, ध्यान में रख लीजिए। एमॉक्सिसिलिन देख लीजिए, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, मेट्रिंडाजोल, टेट्रासाइक्लिक और ओमेप्राजोल, यह सब दवा जो है क्या करता है आपके, यह सब जो है आपके सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है या उसे नष्ट करता है। तो इसे एंटी माइक्रोबियल या इसी को हम लोग एंटीबायोटिक दवा भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे है माय डियर, दूसरा है एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड क्या करता है कि हमारे जो भी एसिड बन रहा है उस एसिड को क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है, कम करता है। तो एंटासिड जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिएगा, एंटासिड होता है। जो ज़्यादा एसिड बन रहा हो, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा हो तो उसको कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। प्रोटीन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन देख लीजिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यह दवा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को कम करती है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनिटाइडिन और क्लेमिटाडिन। ये जो क्या करता है, ये जो दवा है प्रोटीन पंप इनहिबिटर, यह क्या करता है कि आपके जो HCl है ना, गैस्ट्रिक अम्ल इसी को कहते हैं, अगर यह बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो इसको रोकने का काम कौन करता है, यही प्रोटीन पंप इनहिबिटर करता है। जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनिटाइडिन और सीमेटाइडिन। आप लोग देखते होइएगा कि गैस बनता है तो ये सब दवाइयाँ दिया जाता है पेशेंट को, यही HCl बढ़ने के कारण ही पेट में गैस बनता है, अफड़ा बनता है, ठीक है, और इसके लिए ये सब दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। चलिए चौथा है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग, यानी जो अमाशय हो या छोटी आंत हो या आहार नाल हो, उसके अंदरूनी लेयर में जो है म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब यह म्यूकस को प्रोटेक्ट करने वाला दवाई दिया जाता है जिसे हम लोग सुक्रल फेट कहते हैं, ठीक है। हार्ट बर्न हो गया, पेट में जलन हो गया, ये समय अगर हो रहा है तो यह सुक्रल फेट जो है बहुत काम करता है, ठीक है। यह आपके क्या करता है, म्यूकोसल को प्रोटेक्टिव करता है, जो हमारे अंदरूनी परत को सुरक्षा प्रदान करता है म्यूकस, वह म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है सुक्रल फेट, ठीक है। चलिए जिसे हम लोग बलगम भी कहते हैं, ठीक है, ये बलगम सुरक्षित दवाई होता है, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव। पांचवा है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने हेतु जो है सोमेस्टेटिन या टर्नेक्सामिक एसिड देते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोकना है तो उसके लिए सोमेटोस्टेटिन और टर्नेक्सामिक एसिड दिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए, छठा है एंटी इमेटिक। उल्टी को रोकने के लिए जो है आपको एंटी इमेटिक दवाइयाँ दिया जाता है, चूँकि ऊपर अभी देखें कि उल्टी जी में चलना भी इसमें संभव है तो ये दिया जाता है, ठीक है। सातवां है सभी दवाएं चिकित्सक आदेशानुसार दी जानी चाहिए। कोई भी दवाई अपने मन से नहीं देंगे, डॉक्टर के हिसाब से देंगे, ठीक है। एक दवाई आपका यहाँ पे और होगा, वह 8वां पॉइंट में लिखिएगा कि पेट दर्द के लिए जो है हम लोग दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, एंटी एस्पाजमोटिक दवाइयाँ देते हैं, और वह जो है दवाइयाँ में आप चाहे तो डाइसाइक्लोमिन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पेट दर्द, पेट को ऐंठन के लिए पेट दर्द की दवाइयाँ देंगे, क्योंकि इसमें पेट दर्द की दवा जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए डाइसाइक्लोमिन पेट दर्द की दवाइयाँ भी होगा। अब ऊपर जितना भी चीज़ें हम लोग देखे हैं, चाहे एंटी माइक्रोबियल दवाई हो, एंटासिड हो, ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग हो, ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग को रोकने की दवाई हो, या एंटी इमेटिक दवाई हो, या पेट दर्द की दवाई हो, यह सब दवाई का यहाँ पे इंग्लिश आपको दे दिया गया है, ठीक है। टोटल चीज़ें देखिए, जो भी दवाई है लक्षण पर आधारित ही होता है, ठीक है, सारे लक्षण का दवाई किया जाता है। अब आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब इसमें चूंकि सर्जिकल मैनेजमेंट संभव है, इसलिए सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट कब होगा, जब पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट का जो छल्ला पेट का हो, आंत का हो या आहार नाल के नीचे का हो, यह छल्ला एक बड़े घाव का रूप ले लिया हो, बहुत दूर में यह छल्ला जो है हो चुका हो और पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा हो, काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा हो आंत से, पेट से, इस छल्ले के कारण, तो फिर जो है उसे सर्जिकल प्रोसेस करके ठीक किया जाता है। और तब किया जाता है जब दवाई इस पर प्रभावी नहीं होता है, ठीक है। जितना भी दवाई ऊपर में देखे हैं, ये दवाइयाँ सब काम नहीं करता है, तब जाके उसको जो है सर्जरी किया जाता है, ठीक है। चलिए सर्जरी में पहला पॉइंट है, इसमें है 4-5 सर्जरी का नाम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला सर्जरी है भेगोटॉमी। इस सर्जरी में भेगस तंत्रिका को काट दिया जाता है। भेगस तंत्रिका समझ गए ना आप लोग, भेगस नर्व, भेगोटॉमी मतलब भेगस नर्व को काट दिया जाता है, भेगस तंत्रिका को काट दिया जाता है। पहला सर्जरी भेगोटॉमी, यानी भेगस नर्व को काटना, काट कर हटा देना ही जो है, काट देना ही भेगोटॉमी कहलाता है। दूसरा है पाइलोरोप्लास्टी। इस सर्जरी में पाइलोरिक इंस्फिक्टर को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। अगर मान गए
घाव पाइलोरी रीजन में है, यानी अमाशय के कनेक्टिविटी जहाँ पे है, और जहाँ मान गए यहाँ पे यहाँ अमाशय, इधर अमाशय का कनेक्टिविटी है और यहीं पर छोटी आंत का कनेक्टिविटी है, यहाँ पे यह पाइलोरी रीजन है। ठीक है, मान गए यह पाइलोरी भाग में कोई प्रॉब्लम छल्ला पड़ गया हो, चूँकि छोटी आंत के ऊपरी वाला हिस्सा में हो सकता है, तो पाइलोरी में भी हो सकता है। ठीक है, इधर अमाशय है, तो अगर पाइलोरी भाग में होगा तो इस पाइलोरी भाग को क्या हो जाएगा, हल्का शिथिल कर दिया जाता है। ठीक है, शिथिल कर दिया जाता है। शिथिल कैसे किया जाता है, तो यह जो प्लास्टिक वाला जो सर्जरी होता है ना, इसमें एक जो है चीज़ों को प्रवेश कराकर इससे जो है फैला दिया जाता है। इसमें जो भी चीज़ें होता है उसको इसके द्वारा एक पदार्थ को जो है अंदर बाहर करके और इससे जो है यहाँ जो भी पदार्थ जमा होगा उसको हटा देता है यह पाइलोरी प्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें पाइलोरी इंस्पेक्टर को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है पाइलोरी प्लास्टिक के द्वारा। ठीक है, तीसरा सर्जरी है गैस्ट्रिक रिसेक्शन है। ठीक है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब है कि इसमें अमाशय के एंट्रम वाले भाग को हटा दिया जाता है तथा शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अमाशय का जो एंट्रम भाग है, जो नीचे वाला भाग है अमाशय का, ठीक है ना, देखिए एक होता है ऊपर हेड होता है, बीच में बॉडी होता है, उसके बाद एंट्रम होता है। ठीक है, अमाशय में बीच में बॉडी, ऊपर हेड और नीचे में एंट्रम होता है। ठीक है, अमाशय के, और इसी एंट्रम के बाद जो है हमारा आंत पाइलोरी से जुड़ा होता है, छोटी आंत। ठीक है, अब होता है कि इसमें अमाशय के जो एंट्रम भाग है, यानी सबसे पीछे वाला भाग है अमाशय का, वह एंट्रम भाग को जहाँ भी अगर जितना प्रभावित है उसको काट कर हटा दिया जाता है, और जो शेष भाग पेट का बच जाता है उसको ड्यूडेनम से, यानी छोटी आंत के प्रथम जो भाग ड्यूडेनम है इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो समझ गए कि अमाशय के एंट्रम को काट के हटा देता है और शेष ऊपर का जो अमाशय बच जाता है भाग उसको ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह गैस्ट्रिक रिसेक्शन रुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा है बिलरोथ 1। ठीक है, बिलरोथ 1 प्रक्रिया। अब यह भी सर्जरी है, बिलरोथ 1 और बिलरोथ 2 दोनों याद रखना पड़ेगा। अब बिलरोथ 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है देख लीजिए। इसे गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी कहा जाता है। इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे नाम से यह स्पष्ट है, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी होता है कि जो गैस्ट्रो मतलब जो अमाशय है और जो ड्यूडेनम है, इस दोनों का कनेक्शन है, इस दोनों को कनेक्ट किया जाता है बिलरोथ 1 के द्वारा। ठीक है, इसलिए बिलरोथ 1 को गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी किया जाता है। गैस्ट्रो प्लस ड्यूडन और एस्टोमी, मतलब गैस्ट्रो मतलब पेट और अमाशय और साथ में ड्यूडेनम छोटी आंत के प्रथम भाग, इस दोनों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सर्जरी के द्वारा। अब ये कब किया जाता है, तो अमाशय के जो एंट्रम वाला भाग होता है, पश्च भाग, सबसे निचला भाग, उसको जो है जितना दूर तक प्रभावित रहता है एंट्रम भाग, उसको जो है उसके दूर से होते हुए एंट्रम तक हटा दिया जाता है भाग को, और जो शेष भाग पेट का बच जाता है उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अमाशय के बचे हुए भाग जो सर्जरी के बाद हटाया गया है और उस अमाशय के जो बचा हुआ भाग है उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट करना ही गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहा जाता है। यह बिलरोथ 1 प्रक्रिया है। ठीक है, पाँचवा है, वहाँ पे था अमाशय के बच्चे भाग को, एंट्रम भाग को हटाने के बाद अमाशय के बचे हुए भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 वाला में क्या होता है देख लीजिए। इसे गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी कहा जाता है। इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटा दिया जाता है। ठीक है, इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटा देने के बाद शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर देते हैं। सेम चीज़ें है, बस वहाँ पे था ड्यूडेनम से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ड्यूडेनम से कनेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे ड्यूडेनम से कनेक्ट करते हैं। अब कब मान गए कि अल्सर अगर छोटी आंत तक फैला है, छोटी आंत में भी है भयंकर, तो छोटी आंत में फिर कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए छोटी आंत को भी जो है ड्यूडेनम, छोटी आंत के ड्यूडेनम तक जो है काट के हटा दिया जाता है, और जहाँ से ड्यूडेनम शुरू होता है वहाँ जो है जाके कनेक्ट कर दिया जाता है अमाशय वाले भाग को। ठीक है, तो अमाशय के एंट्रम भाग के दूरस्थ भाग को हटाने के बाद जो शेष भाग बच जाता है अमाशय का, उस शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये ड्यूडेनम क्या है, छोटी आंत का ही हिस्सा है, आप लोग को पता होगा। तो ठीक है, चलिए, तो ये बिलरोथ 1 और 2 को समझ गए आप लोग। अब लास्ट वाला एक बच जाता है, छठा सर्जरी है, वह है टोटल गैस्ट्रोटोमी। ठीक है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी देख लीजिए। इस सर्जरी के दौरान पूरे अमाशय को ही हटा दिया जाता है और इसोफेगस को ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। यह सर्जरी पेप्टिक अल्सर के गंभीर मामलों में ही किया जाता है। मान गए कि किसी को पेप्टिक अल्सर होने के कारण पेट कंप्लीट रूप से जो है ख़राब हो चुका है, पेट में कंप्लीट जो है अल्सर पूरे पेट को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब इतना नहीं बचा है कि बिलरोथ 1 किया जाए या बिलरोथ 2 किया जाए। देखिए, बिलरोथ 1 और 2 तभी किया जाता है जब अमाशय के कुछ भाग ठीक हो। ठीक है,
कोई ना कोई भाग ठीक हो, चाहे अमाशय ठीक हो या फिर छोटी आंत का जो है ड्यूडेनम ठीक हो। अगर छोटी आंत का ड्यूडेनम ठीक होगा तो ड्यूडेनम से अमाशय जितना क्षतिग्रस्त होगा उतना हटा देगा एंट्रम भाग में और ड्यूडेनम से कनेक्ट कर देगा। अगर ड्यूडेनम क्षतिग्रस्त है अल्सर से तो फिर ड्यूडेनम को हटा दिया जाएगा और ज्यूजेनम से कनेक्ट कर देगा जो बचा हुआ आपके अमाशय का भाग है, ठीक है ना। ये चीज़ होता है, समझ रहे हैं। अब बाकी जो टोटल गैस्ट्रोटोमी है इसका मतलब है कि इसमें कंप्लीट जो है अमाशय को ही हटा दिया जाता है। इसमें ओसोफेगस आहार नली को डायरेक्ट जो पेट से जुड़ा रहता है तो पेट को तो हटा दिया गया है, तो अब उस आहार नाल को सीधा जो है छोटी आंत के ज्यूजेनम से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि ज्यूजेनम से क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ड्यूडेनम भी प्रभावित है, ड्यूडेनम में भी अल्सर होता है, ठीक है। तो अगर ड्यूडेनम में भी हुआ है और अमाशय में भी कंप्लीट हुआ है तो अमाशय सहित ड्यूडेनम को हटाकर जो है छोटी आंत के ज्यूजेनम में एसोफेगस को जोड़ देते हैं और यही सर्जरी टोटल गैस्ट्रोक्टोमी सर्जरी कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपको समाप्त हो गया, मैंने बता दिया। याद रखना है वैगोटोमी, ठीक है, वैगोटोमी, पाइलोरोप्लास्टी, गैस्ट्रिक रिसेक्शन, बिलरोथ 1, बिलरोथ 2 और टोटल गैस्ट्रोक्टोमी, ये 6 सर्जरी याद रखना है और जो कि छिड़िया गया है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा आप, तब तक धन्यवाद, ठीक है।